बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। जैसा कि हम सभी महसूस कर रहे हैं कि ठंड धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी फसलों की भी उचित तरीके से देखभाल करें। तो आज के इस अंक में हम इन्हीं विषयों पर करेंगे चर्चा और आपको देंगे विशेष जानकारी। मगर उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कृषि समाचार। कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। तीसी के आनुवांशिकी संरक्षण के लिए बीएयू का किया गया चयन, धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप को दी गई स्वीकृति, मूली की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं जापानी व्हाइट। अब समाचार विस्तार से। तीसी के महत्व को देखते हुए केंद्र के निर्देश पर आईसीएआर ने देश विदेश से 3300 तीसी प्रजाति के जर्म प्लाज्म को जमा कर उसके आनुवांशिकी संरक्षण के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का चयन किया है। आईसीएआर ने यह जिम्मेवारी विश्वविद्यालय में संचालित अखिल भारतीय समन्वित तीसी अनुसंधान परियोजना को दी है। खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने के लिए धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप को स्वीकृति दी गई है। वहीं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया गया है। इसके तहत राज्य सरकार 182 रुपये का बोनस देगी। झारखंड दलहन की फसल में बेहतर उत्पादन वाला राज्य है। महिलाएं दलहन फसल को मूल्य संवर्धित कर आय का स्रोत बना सकती हैं। दलहन फसल से पापड़, चिप्स, पास्ता और ब्रेड भी बनाया जा रहा है। इससे उत्पादित सामान से भरपूर प्रोटीन भी मौजूद रहता है और महिलाओं को अच्छी आमदनी हो रही है। झारखंड की बात करें तो पहले ये दलहन के क्षेत्र में अच्छा नहीं था, लेकिन आज के टाइम में जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन दलहन का यहाँ पे किया जा रहा है। तो महिलाओं के लिए बहुत ही स्कोप है कि अगर इस क्षेत्र में महिलाएं अपना वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन करना चाहती हैं तो एक अपना आय का स्रोत बना सकती हैं। इसके लिए महिलाएं जो है हमारी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं और अपने आप को ग्रुप्स में बना के, सेल्फ हेल्प ग्रुप में बना के जो है किसी भी चीज़ पे, अभी तो बेसन मतलब हम कह सकते हैं दाल का पापड़ भी बनने लगा, चिप्स भी बनने लगा, पास्ता भी बनने लगा, अब तो ब्रेड भी आता है। तो क्योंकि दाल में जो है लाइसिन नामक एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा रिच मात्रा में होता है जो कि अनाजों में नहीं होता है, उसमें कमी होती है। तभी क्या होता है, ब्रेड को भी वो लोग क्या कर रहे हैं, दाल के साथ मिला रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो एमिनो एसिड दाल में है, गेहूँ में नहीं है, वो दोनों मिल जाएंगे तो एक कंप्लीट प्रोटीन देगा। तो इस तरीके से दाल को वहाँ भी ऐड किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का लाभ उठा के महिलाएं अपना एक आय का स्रोत बना सकती हैं। मूली की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में जापानी व्हाइट, पूसा हिमानी, पूसा रोशनी, पूसा देशी, कांसी हंस लगाएं। मूली की खेती के लिए उपजाऊ हल्की मिट्टी, जैविक अंश से भरपूर, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 50 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। मूली की बुआई सीधी पंक्तियों में करें, साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई फसलों की कटाई के लिए वैभव हंसिया नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 20 से 25 डेसिमल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है प्याज फसल में कीट नियंत्रण के बारे में।
किसान भाई, यदि आप प्याज की खेती कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो अपनी फसल को कीटों के प्रकोप से मुक्त रखने के लिए ट्राइकोडर्मा का व्यवहार करें। इसके लिए गोबर खाद में 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। इस मिश्रण को नर्सरी और खेत दोनों जगह दिया जा सकता है। अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। वैसे किसान जो आगात सब्जी फसल की खेती कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे कि वो किस प्रकार से खेत की तैयारी करें, कौन कौन से उन्नत प्रभेद लगाएं ताकि उनको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो। तो चलिए इस फीचर के माध्यम से हम लेते हैं और विस्तार तरीके से जानकारी, और चलिए हम देख लेते हैं ये फीचर। किसान भाइयों, लतेदार सब्जी फसल बाजार में यदि मौसम से पहले बिकना शुरू हो जाए तो उसकी कीमत अधिक होती है। बाजार में समय से पहले लतेदार सब्जी उपलब्ध कराने के लिए इसकी आगात खेती करनी होगी। अभी से लेकर जनवरी तक आगात बुआई का उपयुक्त समय है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। लतेदार सब्जी फसलों की आगात खेती में अधिक ठंड की वजह से बीजा अंकुरण में कोई बाधा ना हो, इसके लिए पॉली हाउस या लो टनल जैसे संरक्षित संरचना में खेती करना ज़्यादा उचित होगा। अभी जो हमारा समय चल रहा है वो धीरे धीरे रबी का हमारा अंत का समय आ रहा है। अंत का कह सकते हैं कि जो ठंडी का जो मुख्य समय आ रहा है वो आ रहा है। तो ये हम सभी इस बात से पूरी तरह से परिचित हैं कि अगर हम इस समय उसकी खुले वातावरण में अगर हम उसकी बुआई करते हैं तो बीजांकुरण में हमें समस्या आने की पूरी संभावना है। तो किसान भाइयों, अगर हमको अगेती सब्जी लेनी है जिससे हमें आगे मुनाफा भी अधिक होगा, क्योंकि जो प्रचलित समय होता है उससे आगे या पीछे जाके अगर आप उसकी खेती कर सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं, तो उससे आपको अच्छा मुनाफा होने की संभावना होती है। तो किसान भाइयों, जो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये प्रयास करना होगा कि हमें किसी न किसी संरक्षित संरचना का प्रयोग करना होगा। तो जो किसान भाई हमारे पॉली हाउस उनके पास उपलब्ध है उसका प्रयोग करके, अन्यथा एक हमारे पास कम लागत वाली जो एक संरचना उपलब्ध है वो लो टनल संरचना है, इसका प्रयोग करके हमारे किसान भाई बहुत ही आसानी से एवं कम लागत में उसकी पौध तैयार कर सकते हैं और उसकी खेती भी कर सकते हैं। लो टनल पॉली हाउस की तुलना में काफ़ी सस्ता है और लो टनल बांस की लकड़ी या छड़ या पाइप से बना अर्धचंद्राकार संरचना होता है जो प्लास्टिक से ढका होता है। लो टनल फसल को ठंड और पाला के प्रकोप से बचाता है, साथ ही आवश्यक तापमान बनाए रखता है। यदि डीप एरिगेशन की सुविधा हो तो लो टनल में थाला बनाकर सीधे खेती कर सकते हैं। यदि डीप एरिगेशन की सुविधा नहीं है तो लो टनल में बिछड़ा तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर देखा जाए जो लो टनल संरचना होती है आपकी, ये एक लगभग आपकी 1 मीटर ऊंची एक ये संरक्षित या पॉली हाउस की जैसी ही संरचना होती है, परंतु इसमें किसी भी प्रकार का आपका जो तापमान या ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, इन सबको नियंत्रित करने के लिए कोई कृत्रिम उपाय नहीं होते हैं। पूरी तरह से आपका प्राकृतिक रूप से ये इसके अंदर जो हवा होती है, हवा का आगमन करने की व्यवस्था की जाती है। इसमें क्या होता है आपका कि चाहे आपका बांस का स्ट्रक्चर बना के उसको आप आधा गोलाकार आकृति में मोड़ देते हैं या अर्धचंद्राकार आकृति में मोड़ देते हैं, और जो आपका मुख्य खेत है उसमें जो हम बेड बनाते हैं, किसान भाइयों यहाँ हम थोड़ी सी एक बात ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कि जो आप बेड ऐसे ही चुनाव करें बेड का जिस पे आपने ड्रिप की व्यवस्था की हो। तो अगर आपके ड्रिप की व्यवस्था है तो उस पर आप जो है उस अर्धचंद्राकार बांस का स्ट्रक्चर, या अगर आप टिकाऊ चाहते हैं जो कुछ साल हमारा चल जाए तो उसके लिए छड़ का या GI पाइप के स्ट्रक्चर को भी आप बना सकते हैं। उसको 2-2.5 मीटर या 2 से 2.25 मीटर की दूरी पे उस क्यारी के ऊपर आप लगा देते हैं जिसमें ड्रिप की लाइन बिछी हुई है। ड्रिप की लाइन बिछाने के बाद मल्चिंग करने के उपरांत आपको ये कार्य आरंभ करना है, और उसके ऊपर फिर हम 25 से 30 माइक्रोन की हमारी जो पारदर्शी पॉलीथीन आती है
उसको हम उससे पूरे स्ट्रक्चर को ढक देते हैं। किसान भाइयों, जो अर्धचंद्राकार हमारी आकृति है उसको आपस में जोड़ने के लिए हम बांस की खपच्ची का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर हम GI पाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें हम उस पाइप का भी एक सीधी पाइप का इस्तेमाल करते हुए आपस में उनको जोड़ देते हैं। उसके बाद उससे हम ढक देते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें अगर हम डायरेक्ट जो ड्रिप वाली क्यारी है या बेड है हमारी, अगर हम उसको ढकते हैं तो हम डायरेक्ट उसमें खेती स्टार्ट कर सकते हैं। परंतु एक दूसरा हमारे पास भी ऑप्शन है, अगर हमारे पास ड्रिप की व्यवस्था मान लीजिए नहीं है तो उसमें हम नर्सरी की तैयारी भी करके, और जब हमारे जो मौसम का तापमान सामान्य होता है तो उस टाइम मुख्य खेत में इसकी रुपाई करके हम इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, लो टनल लतर वाली सब्जियों की खेती करने के लिए उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बेड बनाएं, क्योंकि मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक ठंड बढ़ने की संभावना अधिक होती है। यदि 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हो जाए तो फसल में सिंचाई करते रहें, जबकि तापमान में बढ़ोतरी हो तो दोपहर के समय लो टनल का प्लास्टिक हटा दें और शाम को पुनः ढक दें। किसान भाइयों, जो विभिन्न प्रकार की लत्तरदार सब्जियां हैं, चाहे वो खीरा हो, चाहे कद्दू हो, कोहड़ा हो, या जो भी हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, मुख्य रूप से उन्हीं को लगाने के लिए ये जो हमारी लो टनल की जो तकनीक है वो विकसित की गई है। तो जैसा हमने बताया कि आप या तो इसको अगर डायरेक्ट इसकी आप खेत में रोपाई कर देते हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब तक हमारा तापमान, रात्रि का तापमान अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तब तो आप बिल्कुल भी इसको मत हटाइए। समय समय पे जो आपकी ड्रिप इरिगेशन है उसके द्वारा इसमें सिंचाई देते रहिए, और जैसे आप मुख्य खेत में इसकी रोपाई करते हैं वही दूरी आपको रखनी है, उसी तरीके से करना है। बस इसमें ध्यान ये देना है कि इसको आपको ऊपर से ढके रखना है। लेकिन जब रात्रि का तापमान आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने लगे उस टाइम आपको क्या करना है, इसमें जगह जगह आपको उसी की लंबाई में थोड़ा सा, किसान भाइयों, जब भी इसका निर्माण करते हैं तो जो क्यारियों का निर्माण होगा और जो उसके लो टनल का निर्माण होगा वो उत्तर से दक्षिण दिशा में होगा, ताकि जब आपका पूरब से पश्चिम जो हवा चलती है वो जब आप छेद करेंगे तो उससे हवा का आवागमन उसमें स्ट्रक्चर में बना रहे। छेद आपको कब करना है कि जब 5 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ऊपर जाता है तो आपको लगभग 1 से 1.5 मीटर की लंबाई में दोनों तरफ स्ट्रक्चर के छेद कर देने हैं, और जैसे जैसे तापमान बढ़े उस हिसाब से छेद को आकार भी बढ़ाते जाना है। थोड़ा सा इसमें ध्यान ये देना है कि अगर आपका छेद का आकार मतलब जो तापमान है बहुत ही ज़्यादा आपका बढ़ गया है तो उसमें आपको क्या करना है कि उस जो पॉलीथीन है उसको आपको दोपहर में हटा देना है। परंतु किसान भाइयों, शाम को 3 से 4 बजे के बीच में ही उसको फिर से आपको लगा देना है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप उसको नहीं लगाएंगे और शाम तक उसको छोड़ देते हैं तो तापमान आपका गिर जाता है, और फिर आपका जो गर्म तापमान, जो लो टनल का उद्देश्य है कि तापमान को अधिक बनाए रखना है स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। इसीलिए जब मौसम थोड़ा सा गर्म जो सेकंड हाफ है उस टाइम बना रहे, उसी टाइम हमको इसको फिर से ढक देना है और आवश्यकता अनुसार इसको हटाते रहना है। लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती आगाद खेती से पूर्ण आर्थिक लाभ लेने के लिए 2-3 बातों पर विशेष ध्यान दें। बुआई का काम हर हाल में 15 जनवरी से पहले पूरा कर लें। बिचड़ा तैयार किए और उसे खेत में लगाते हैं तो उसकी जड़ को क्षतिग्रस्त होने ना दें। किसान भाइयों, इसमें जो आपको स्टेकिंग करने की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेकिंग करने की आवश्यकता हमको मुख्य रूप से पड़ती है आपकी बरसात के मौसम में, जब बहुत ज़्यादा हमारे रोग बीमारियों की संभावना रहती है और मिट्टी में हमेशा नमी हमेशा बनी रहती है। इसमें जो है, जैसा हमने बताया कि जब आप इसमें नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो रोपाई में थोड़ा सा ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो हम पन्नी हटाते हैं उस टाइम हमारी मिट्टी और जो उसकी जड़ है वो डिस्टर्ब ना होने पाए पौधे की। अगर हमारी पौधा डिस्टर्ब होता है, उसकी जड़ों में थोड़ी क्षति आती है। यद्यपि अगर आप प्रो ट्रे में लगा रहे हैं या पॉलीथीन ट्यूब में लगा रहे हैं तो ये क्षति आने की संभावना कम रहती है, परंतु अगर आपकी क्षति उसमें आती है तो पौधा स्थापित होने में अधिक समय लेता है। किसान भाइयों, इसमें ये एक सस्ती टेक्नोलॉजी है। इसमें हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब इस तरह से आप खेती करते हैं तो इसका आप नवंबर लास्ट से या दिसंबर के मध्य से आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और अगर आप इस समय लगा देते हैं तो उसके बाद आपको आगे चल के लगभग 30 से 40 दिन पहले आपको मुख्य समय से फसल आपको प्राप्त हो जाती है। जो प्रचलित समय से इतना पहले आपको फसल मिलती है, उस टाइम चूँकि ये कद्दू वर्गीय सब्जियाँ बाज़ार में कम होती हैं तो आपको अच्छी इससे आमदनी भी प्राप्त हो जाती है। किसान भाइयों, आप संरक्षित संरचना में लत्तेदार सब्जियों की खेती करें या खुले खेत पे, कतारों और पौधों के बीच की दूरी वही होगी जो सामान्य खेती में अनुशंसित है। लेकिन ठंड के मौसम में तापमान की स्थिति को देखते हुए लो टनल में प्लास्टिक हटाए या उसे ढके। झारखंड के किसान विभिन्न तरह की खेती करते हैं। उनमें से एक है फूलों की खेती। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फूल बड़े ही नाजुक होते हैं, इसलिए उनकी देखभाल करनी भी ज़रूरी है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जाड़े का मौसम है, इसलिए उनकी विशेष तरीके से देखभाल होनी ज़रूरी है।
तो चलिए इस फीचर के माध्यम से हम जान लेते हैं कि अगर हम फूलों की खेती कर रहे हैं तो किस प्रकार से करेंगे और कौन कौन से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ताकि हमारे फसलों को, फूलों को नुकसान ना हो। तो चलिए इस फीचर के माध्यम से हम लेते हैं ये विशेष जानकारी। किसान भाई, आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पारंपरिक फसलों के अलावा फूलों की खेती भी कर सकते हैं। ठंड के मौसम में फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मौसम है। अभी ठंड का मौसम है और इस मौसम में वार्षिकी फूल तथा बहुवार्षिकी फूल दोनों की खेती की जाती है। झारखंड की जलवायु सभी तरह के फूलों की खेती के लिए अनुकूल है और एक तरह से फूलों की खेती के लिए झारखंड के किसानों को झारखंड की आबोहवा अवसर उपलब्ध करा रही है। राज्य के किसान इसका लाभ जरूर लें। सबसे पहले अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो जाड़े का जो मौसम होता है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बहुत ही ज़्यादा फूलों की खेती के लिए मुफीद मौसम होता है। इस मौसम में विभिन्न प्रकार के हमारे जो वार्षिक पुष्प हैं उनकी खेती की जाती है। उसके साथ ही साथ हमारे जो बहुवार्षिक पुष्प हैं, जैसे हमारा गुलाब हुआ, गेंदा हुआ, चाइना एस्टर हुआ या जरबेरा हुआ, इन सब की भी जो पुष्पन होता है वो अच्छा होता है। और ये जो समय होता है उसकी व्यावसायिक खेती और सामान्य रूप से जो हमारे फलने फूलने वाले पुष्प होते हैं, वार्षिक पुष्प, उनकी खेती के लिए बहुत ही मुफीद होता है। अगर हम पुष्पों की बात करते हैं तो झारखंड जो राज्य है हमारा, वैसे तो चाहे वो गुलाब की खेती हो, गेंदे की खेती हो, जरबेरा की खेती हो, ग्लेडियोलस की खेती हो या इसके अलावा चाइना एस्टर की खेती हो, सभी के लिए ही यहाँ पे जो वातावरण है, जो जलवायु है, उसके लिए अनुकूल होती है। अगर जाड़े की विशेष रूप से हम बात करें तो बहुत सारे जो हमारे सीजनल फूल होते हैं जाड़े के मौसम में, जैसे हमारा नेस्टर्शियम हुआ, गुलदाउदी हुआ, डहेलिया हुआ, इसके अलावा सनरेरिया हुआ, सेल्विया हुआ, इस तरह के बहुत से ऐसे फूल हैं जिनको हम चाहे तो उसमें क्यारियों में लगा के अपने बागों वगैरह लगाते हैं तो सुंदरता के लिए, और अगर व्यावसायिक स्तर पे हम उससे अपना धनोपार्जन करना चाहते हैं तो उसकी नर्सरी तैयार करके चाहे पॉलीट्यूब में या क्यारियों में लगा के हम उसको अच्छा दाम उससे कमा सकते हैं। ठंड के मौसम में खिलने वाले तकरीबन सभी प्रजाति के फूलों के पौधे अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक लगा दिए जाते हैं। अभी इनके उचित देखरेख का समय है। पौधा लगाने के बाद चौथे सप्ताह में क्यारियों पर मिट्टी चढ़ाएं। इस दौरान नाइट्रोजन के रूप में यूरिया का 1/3 भाग मिट्टी में मिलाएं। किसान भाइयों, जैसा कि अभी का जो हमारा समय है, जो अगर हमारा खेती का कार्य था वो लगभग पूर्ण हो चुका है। अभी जो हमारे, अगर हम मुख्य रूप से व्यावसायिक खेती की बात करते हैं वार्षिक पुष्पों के अलावा, तो जैसे गेंदा हुआ या हमारा ग्लेडियोलस हुआ, उसके भी बल्ब हमारे किसान भाई अक्टूबर या मध्य नवंबर तक उसको लगा दे चुके होते हैं। तो अगर हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं तो उसमें जो समय होता है हमारा मिट्टी चढ़ाने वाला होता है। तो ग्लेडियोलस हुआ या आपका गेंदा हुआ, इसमें रोपाई के बाद लगभग 25 से 30 दिन बाद हमारा मिट्टी चढ़ाने का समय होता है। तो इस समय हमको जो जितनी भी हमारी विभिन्न फसलों में जो यूरिया की या नाइट्रोजन की अनुशंसित मात्रा होती है, उसका लगभग 1/3 हिस्सा हमें डालने की अनुशंसित मात्रा के अनुसार आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, ये जो हमारा समय होता है प्रारंभिक वृद्धि का, उसमें हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें जो खेत है या क्यारियाँ हैं उसको खरपतवार से मुक्त रखना है, नहीं तो हमारी जो फूलों की जो उपज होगी उस पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान दें कि जो वार्षिक पुष्प हम लगा रहे हैं, चाहे हम व्यावसायिक खेती कर रहे हैं, चाहे गुलाब हुआ, गेंदा हुआ, इसमें सिंचाई का विशेष ध्यान दें, क्योंकि अभी जो समय आ रहा है उसमें जो जाड़े का भी तापमान गिरने का जो समय आ रहा है उसमें 10 से 12 दिन के अंतराल पे या मृदा में जिस प्रकार की नमी हो उस हिसाब से उसमें नियमित रूप से सिंचाई अवश्य करते रहें। बाजार में बड़े आकार के गुलाब की कीमत छोटे या औसत आकार के गुलाब फूल की तुलना में दुगनी होती है। किसान भाइयों, आप अपने गुलाब के पौधों से बड़े आकार का फूल प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरकीब अपनाएं। यदि गुलाब के पौधों में एक ही स्थान पर कई कलियां निकली हो तो मुख्य कली या 2-3 कलियों को छोड़कर शेष कलियां काट कर हटा दें। और अभी जो हमारा गुलाब में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो हमारे अभी जो पुष्पन अगर स्टार्ट हो चुका है तो उसमें कलियां जो हमें हैं, गुलाब में एक डिसबडिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें विशेष रूप से हमें ध्यान देना होता है कि अगर 3 से 4 कलियां अगर एक जगह निकली हुई हैं तो उसमें से जो आपकी मुख्य कली है उसको आप छोड़ दें या 2 से 3 कलियां ही केवल छोड़ें और बाकी कलियों को हटा दें। इससे क्या होता है आपका कि जो पुष्प जो विकसित होते हैं उनका आकार हमें अच्छा प्राप्त होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे कि अगर हमारा डहेलिया भी है तो डहेलिया भी अगर हमारा पुष्पन में आ चुका है तो उसमें भी हमें क्या करना है कि जैसे एक मुख्य शाखा जहाँ पुष्पन हो रहा है वहाँ पे हमारा 3 कलियाँ सामान्य रूप से विकसित होती हैं। उसमें से जो बीच की कली है उसको छोड़ के हमें बाकी 2 कलियों को हटा देना होता है। इससे जो हमारा जो कली छूटी हुई है उसका आकार हमें अच्छा प्राप्त होता है।
अगर अभी हम अन्य पुष्पों की बात करें तो यदि हमारे जो किसान भाई अक्टूबर माह में अगर गेंदे की या फिर गुलदाउदी की जो लोग पौध लगा चुके हैं या चाइना एस्टर की पौध लगा चुके हैं तो उसमें पिंचिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। गेंदा फूल, गुलदाउदी और चाइना ईस्टर के फूलों में शाखाओं की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक संख्या में फूल लगेंगे। इसके लिए गेंदा, गुलदाउदी और चाइना ईस्टर लगाने के बाद लगभग 1.5 महीने के बाद मुख्य शाखा के ऊपरी छोर को नोच लें। किसान भाइयों, अभी जो हमारा समय है, अगर आपने सितंबर अक्टूबर में गेंदा की पौध लगाई हुई है या उसको अगर हम नवंबर तक भी ले गए हैं तो जो हमारी पहले की पौध लगाई गई है वो अगर 40 से 45 दिन की हो चुकी है हमारी, ये थोड़ा सा हमें समय का ध्यान रखना होगा। तो ये जो हमने जैसा बता रहे थे कि एक पिंचिंग की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है गेंदा के फसल मुख्य रूप से, क्योंकि जो हमारी गेंदा की पौध होती है वो एक मुख्य शाखा के रूप में विकसित होती है। तो 40 से 45 दिन बाद हमें जो मुख्य शाखा है उसको अपनी अंगूठे और मुख्य उंगली की सहायता से, तर्जनी की सहायता से उसको हम थोड़ा सा खाली नोच देते हैं, इसको नोचन भी कहते हैं हिंदी में। और इससे क्या होता है कि जो हमारी ऊपरी ग्रोथ होती है गेंदा में, उसमें क्या होता है कि ऑक्सिन के जो हार्मोन होता है उसकी वजह से उसकी लगातार ऊपर की ओर ग्रोथ होती है। ऊपर से हम जब नोचन क्रिया कर देते हैं तो उससे हमारी जो पत्तियों के साथ में लगी हुई जो साइड की ब्रांचेस होती हैं वो विकसित होती हैं और अधिक नंबर में संख्या हमारी विकसित होने पे जो है उसमें फिर से नई शाखाएं विकसित होती हैं। इसी के साथ इस काम को करने के 15 से 20 दिन बाद जो हमारी नई शाखाएं विकसित हुई हैं उनको फिर से हमें सिराओं से उसको तोड़ना होता है। ये प्रक्रिया हम गेंदा के साथ साथ गुलदाउदी में भी और चाइना एस्टर में भी कर सकते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जितनी ज़्यादा हमारी मुख्य शाखा उसमें शाखाएं विकसित होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा उसमें पुष्पन प्राप्त होगा। इस मौसम में फूल वाले पौधों में रस चूसक कीट माहो और जैसिड लगता है, जबकि रोग व्याधि में पत्ती धब्बा रोग लगने का खतरा भी रहता है। रस चूसक कीटों की रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशी या नीम या करंज के तेल से घोल लगाकर छिड़काव करें। ध्यान रहे, फूलों की खेती में रोग एवं कीट नियंत्रण के लिए मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाने वाले रासायनिक दवाइयों को उपयोग से परहेज करें। जी, इसमें जो मुख्य रूप से बीमारियां आपकी आती हैं, इसमें जो रस चूसने वाले कीट होते हैं, जैसे आपका माहू हुआ, जैसिड हुआ, ये सब जो हुआ इसका प्रकोप मुख्य रूप से देखा जाता है। और इसके अलावा जो अभी हमारा जो आगे तापमान गिरने का जो समय आ रहा है उस समय हमें अधिकतर जो है पत्ती धब्बा रोग जो होता है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा गेंदा ही में नहीं बल्कि अन्य पुष्पों में भी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए किसान भाइयों, चूँकि हम पुष्पों की खेती कर रहे हैं तो ये हमारी अनुशंसा रहेगी कि कीटों के नियंत्रण के लिए विशेष रूप से हम किसी भी केमिकल या रसायन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारा अगर मधुमक्खी का आवागमन उस फसल में हो रहा है, जो भी पुष्प हम हैं, तो उसमें जो है इसका जो आवागमन होता है, जो जैसे हमारा इमिडाक्लोप्रिड या आपका थायोमेथोक्साम, इन सब जो कीटनाशियों का अनुशंसा की जाती है ये उसके लिए अवरोध का काम करते हैं। तो नीम का तेल हुआ या कोई भी जैविक कीटनाशी जो हुआ, नीम का तेल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या करंज तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके पास नीम के विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं तो कीटों के नियंत्रण के लिए ऐसे जैविक उत्पादों का ही प्रयोग करें। अगर पत्ती धब्बा रोग दिखाई दे रहा है तो इसमें जैसे आलू में हमें अगेती झुलसा और पछेती झुलसा रोग की समस्या देखने को मिलती है, तो अगेती झुलसा रोग के लिए अगर वैसे धब्बे दिख रहे हैं तो प्रोपिनेप का इस्तेमाल करें, और नहीं तो हमारा इप्रोवेलिकार्ब और प्रोपिनेप का एक कॉम्बिनेशन बाज़ार में उपलब्ध है, उसका इन दोनों ही का ही पछेती झुलसा के लिए इप्रोवेलिकार्ब और प्रोपिनेप का जो कॉम्बिनेशन है उसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव हम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है, हम आशा करते हैं उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि समय काफ़ी निकलता जा रहा है और समय कैसे निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। जी हाँ, तो हम चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारे पता नोट कर लें, ताकि आपके पास कोई भी जानकारी या आप हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। जी हाँ, हम आपके खतों का करेंगे बेसब्री से इंतज़ार और आशा करते हैं कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उसका भरपूर आप लाभ उठाएंगे और ऐसी ही जानकारी लेकर हम आगे भी अंक में आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।